नमस्कार डीएलएड साथियों, जैसे कि आपको पता आज आपका संस्कृत का पेपर था 10 अगस्त को और पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर मिलने वाला है। संस्कृत का पेपर काफ़ी इस बार सही आया था, तो आंसर भी आपके एकदम परफेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, और इस क्लास को शुरुआत में ही आप लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है। अगर मार्गशीर्ष शब्द की बात करें तो ये 9वां महीना होता है और 9वां महीना हमारा अगहन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा तीसरा अगहन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें मैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है मधु शब्द सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा चौथा राइट आंसर नहीं होगा, ये लगाया है चौथा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा मधुस, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका मधुस। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन, ये तो सबको पता ही सरल क्वेश्चन था। संस्कृत में जो वचन होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें तो संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है में किस पद में संबंध कारक है। संबंध कारक की बात करें तो इसमें विश्व की, का, की, के, रा, री, रे, इसमें कौन सा कारक आता है, इसमें संबंध कारक आता है। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगर बात करूं गेहूं को संस्कृत में लिखिए, तो गेहूं को संस्कृत में गोधूम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधूम। तो ये हो गए हमारे सारे ऑप्शन सही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पेपर में थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। छठवें क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, तो डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। छठवें क्वेश्चन की बात करूँ तो अधोलिखित संख्याओं की संस्कृत लिखिए। तो 8 का हो जाएगा आपका अष्ट हो जाएगा, 16 का षोडश हो जाएगा, 20 का बिसंती हो जाएगा और 3 का त्रय हो जाएगा। ये आपके चारों आंसर हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। अष्ट, षोडश, बिसंती, त्रय। 7वें क्वेश्चन की बात करूँ कि नहीं, 5 पशुओं के नाम लिखिए। तो 5 पशुओं के नाम इस प्रकार हो जाएंगे। आपका पहला गो हो जाएगा, दूसरा मृग हिरन हो जाएगा, सस्का खरगोश हो जाएगा, सिंह शेर हो जाएगा, अश्व घोड़ा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है उदोगेन पुरुष बेती लक्ष्मी सुक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका जो आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी यानी धन की देवी, कर्म करने वाले पुरुष यानी सिंह के पास ही आती हैं। ये इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पठ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। ये क्वेश्चन काफी सरल आया था, ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं हमेशा। पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पठसी, पढ़ता, पठत। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष पूछ लिया था, यानी ये मध्यम पुरुष है। पठसी, पढ़ता, पठत। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन आया था इस बार। यशमुद सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति तीनों वचन के रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन काफी कठिन था, काफी सारे बच्चे इसमें फंस गए होंगे। तो अगर तृतीय विभक्ति की बात करें यशमुद की, तो तृतीय विभक्ति हमारी हो जाएगी पहला त्वाय, युवाम, व्याम और युसभामी, यूसो मा भी। ये हमारे तीनों एक वचन, दो वचन और बहुवचन हो जाएंगे। अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा ता विद्यालय आगंचन का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा बे स्कूल आए। अब बात कर लेते हैं हम लघु उत्तरी प्रश्न की। हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, अति लघु हो रहे हैं। अब बहुविकल्पी प्रश्न की बात, अब बात कर लेते हैं लघु उत्तरी प्रश्न की। बहुविकल्पी हो गए, अति लघु हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए व उदाहरण ले लिखिए। तो ये क्वेश्चन सरल था, 2 नंबर आपको इसमें इजीली मिल जाएंगे। जिस संख्या शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संख्या कहते हैं। जैसे मिठास, खटास, धर्म, थकावट, ये सब हमारे क्या भाववाचक संख्या में आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 एकदम करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्र धातु के लटकार के 3 पुरुषों एवं तीनों वचनों में लिखिए। तो क्र धातु के अगर तीनों की बात करें तो पहला हम डालेंगे पुरुष, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बाद इसके जो क्र धातु के अक्रोत, अक्रुताम, अक्रुवन, अक्रो, अक्रोत, अक्रुत, अकुर्म, अकुर्ब, अकुर्वम। ये हो गए तीनों हमारे पुरुष और तीनों एक वचन, दो वचन, बहुवचन क्र धातु के। ये क्वेश्चन काफी कठिन था, बच्चे इसको नहीं कर पाए होंगे। 14 क्वेश्चन की बात करूं तो 14 क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा को व्याकरण ज्ञान का क्या महत्व है। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी भाषा में बहुत कुछ बना चढ़ा के लिख सकते, एक तरह से निबंध लिख सकते थे, इसलिए इस क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं बताया, आप कुछ भी लिख सकते थे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता पे प्रकाश डालिए। तो इंटरनेट की सहायता से आप बहुत सारे चित्र, ग्राफ के जरिए आप संस्कृत भाषा को पढ़ा सकते हैं। अलग अलग तरीके से नए नए मॉड्यूल के तरीके से आप इंटरनेट का उपयोग करके संस्कृत शिक्षण में मदद ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा जा सकता है, तो इसको भी मुझे कराने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया हरि को नमस्कार। तो इसका जो अनुवाद हो जाएगा आपका, हरि को नमस्कार का अनुवाद हमारा हो जाएगा हरे नमस्कार। तो ये हमारा अनुवाद हो गया। भाई बात करें वह घर जाती है, वह घर जाती है तो सा गृह आगच्छति,
सॉरी साग्रह गच्छति, आगच्छति नहीं होगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं तीसरा जो आपका पूछा गया था, वह दो अपि अध्ययन कुर्वन्ति आस्म, तो इसका हो जाएगा हम दोनों पढ़ते हैं, ये हिंदी में पूछा गया था। और सबसे सरल, ये हर साल एग्जाम में आपके पूछा जाता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती, ये आपका तीसरा हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि काफ़ी सरल है। श्लोक का अर्थ दिया गया था एक श्लोक, उसका अर्थ होगा अपने से श्रेष्ठ जनों को सदैव प्रणाम तथा वृद्ध जनों की सेवा, नित्य प्रति करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 गुण स्वयं ही बढ़ते हैं। तो ये जो श्लोक दिया गया था उसका अर्थ यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करूँ क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 था वो हमारा था संस्कृत भाषा में शिक्षण में आदर्श वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आदर्श वाचन वो होता है जब शिक्षक क्लास में एंट्री करता है और पहला वचन देता है अपना जो क्लास को लेकर, जो पहला प्रकरण रखता है वो हमारा आदर्श वचन कहलाता है। तो आदर्श वचन हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, भ्रमहीन होना चाहिए और सरल होना चाहिए और बोधगम्य होना चाहिए। तो ये सब आप लिख सकते थे संस्कृत भाषा के आदर्श वचन के ऊपर। तो पूरा पेपर सॉल्व करा दिया मैंने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। पूरा संस्कृत का पेपर मैंने सॉल्व कराया है, अभी तक किसी ने यूट्यूब पे आपको नहीं कराया होगा। तो जल्दी से चैनल को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलता हूँ एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।